नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम विश्व का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर कराया जाएगा। आज हम पार्ट नंबर 4 को लेकर आए हैं। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि 31 से स्टार्ट होकर 40 तक चलेंगे। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, लुई फिलिप की गृह नीति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, लुई फिलिप को वैध राज सत्ता के समर्थकों का सहयोग प्राप्त था। उसने हितकारी नियमों को प्रचलित किया। उसके शासनकाल में औद्योगिक क्रांति हुई। उसने धार्मिक क्षेत्र में उदारता की नीति अपनाई। उसने पादरियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्त करने की परंपरा जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई फिलिप ने पूर्वी समस्या के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा, पूर्वी समस्या नीति में लुई फिलिप असफल रहा। 1833 ईस्वी में मिस्र के पाशा मेहनत अली ने तुर्क साम्राज्य के प्रांत सीरिया को हस्तगत करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड और रूस तुर्क सुल्तान के समर्थक देश थे। 1840 ईस्वी में लंदन में हुए मित्र राष्ट्रों के अधिवेशन में हुई संधि के अनुसार इंग्लैंड, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिस्र के शासक मेहमत अली को विजय किए गए सीरिया एवं क्रीट प्रदेश तुर्क सुल्तान को वापस करने के लिए विवश कर दिया। लुई फिलिप की इस नीति से फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को भारी ठेस पहुंची और लोकमत हुई फिलिप के विरुद्ध होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, 1830 की क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा, 1830 की फ्रांस की क्रांति चार्ल्स दशम द्वारा पुराने राजतंत्र को पुनः लादने और प्रतिक्रियावादी नीति के अवलंबन के कारण हुई। चार्ल्स दशम घोर प्रतिक्रियावादी था। वह उदारवादियों तथा क्रांतिकारियों का कट्टर शत्रु था। शासन शक्ति प्राप्त होते ही उसने क्रांतिकारियों, उदारवादियों तथा राजसत्तावादियों का दमन करना शुरू कर दिया। चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति से जनता में असंतोष बढ़ गया और 1830 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 1848 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा, 1848 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप मेटरनिख का पतन हो गया। इस घटना से जर्मनी के देशभक्त की काफ़ी उत्साहित हुए और उन्होंने राजाओं से उदारवादी सुधारों की मांग करते हुए वैध राज सत्ता कायम करने की मांग की। राजाओं को देशभक्तों की मांग को मानना पड़ा। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से उत्साहित होकर बोहेमिया के देशभक्त उत्साहित हुए और उन्होंने ऑस्ट्रिया में सुधारों की मांग की। वहीं इटली वासियों ने भी विद्रोह कर सुधार लागू करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35, नेपोलियन तृतीय के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस में आर्थिक सुधार लागू कर जनता के बीच अपने को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। उसने व्यापार एवं व्यवसाय को काफ़ी प्रोत्साहित किया। व्यापार की तरक्की के लिए उसने आवागमन के साधनों का विकास किया तथा व्यापारिक सामग्री को दूसरे देशों में भेजने की उसने उचित व्यवस्था की। उसने सड़कों के अतिरिक्त नई रेलवे लाइनों और नहरों का निर्माण कराया तथा नए रेलवे पुल बनवाए। इसके फलस्वरूप उनके लोगों को रोजगार मिला तथा फ्रांस से व्याप्त बेकारी की समस्या समाप्त हो गई। पूंजी की प्राप्ति तथा संचय के लिए उसने अनेक प्रांतों में बैंकों का निर्माण करवाया। इन कार्यों के फलस्वरूप फ्रांस में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और देश समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 है, नेपोलियन तृतीय द्वारा कराए गए जनहित के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सम्राट नेपोलियन तृतीय ने श्रमिकों की दशा में भी आशातीत सुधार किए। उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए फ्रांस में अनेक प्रकार के कानून बनाए गए। सहकारी समितियों तथा ट्रेड यूनियनों का गठन किया गया तथा ट्रेड यूनियनों को हड़ताल करने के अधिकार दिए गए। आकस्मिक क्षतिपूर्ति के लिए मजदूरों के हित के लिए
ऐच्छिक बीमा का प्रबंध किया गया। नेपोलियन ने मजदूरों की दशा में इतने आर्थिक सुधार किए कि वह मजदूरों का सम्राट कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन तृतीय की गृह नीति पर एक लेख लिखें। तो इसका आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 35 to 36 में ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, क्रीमिया के युद्ध के परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, क्रीमिया युद्ध के परिणामों का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है, टर्की साम्राज्य को स्थायित्व। इस युद्ध ने टर्की के साम्राज्य को स्थिरता व दृढ़ता प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट है, रूसी प्रसार पर रोक। इस युद्ध ने रूस की दक्षिण की प्रसार की नीति को अवरुद्ध कर दिया। रूस का काला सागर पर से प्रभुत्व समाप्त हो गया था। इसमें नंबर 3 पॉइंट दिया हुआ है, अपार जनधन की हानि। इस युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए तथा अनेक व्यक्ति घायल होकर बेकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फोर्थ, मेटरनिख की नीति का अंत। इस युद्ध से मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति का अंत हो गया, क्योंकि इससे यूरोप की सम्मेलन व्यवस्था भंग हो गई। पॉइंट नंबर 5 है, इटली के एकीकरण में योगदान। यह कथन पूर्णतया सत्य है कि क्रीमिया की कीचड़ से इटली के नवीन राष्ट्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 6, उदार और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार। तो इसमें होगा, इस युद्ध ने राष्ट्रीयता और उदारवाद की भावनाओं को विशेष प्रोत्साहित किया। पॉइंट नंबर 7 दिया है, इंग्लैंड और फ्रांस का एक दूसरे के निकट आना। इस युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के निकट आए, दोनों देश मित्रता में बंध गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 है, पवित्र संघ या पवित्र मैत्री से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा पवित्र संघ, यानी कि हॉली एलियंस। पवित्र संघ यूरोप की व्यवस्था का प्रथम संघ था। इस योजना का प्रस्ताव रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने रखा था। उसने ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के सम्मुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसको स्वीकार करने वाले शक्तियों का संकल्प है कि भविष्य में वे अपनी स्वराष्ट्र और परराष्ट्र नीतियों में ईसाई धर्म का अनुसरण करेंगे। परिणाम स्वरूप शासकों ने घोषणा की कि हम एक दूसरे को भाई और प्रजा को अपनी संतान के समान समझेंगे और एक दूसरे को प्रत्येक स्थिति में सहायता देंगे। जो भी शक्तियां पवित्र सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार होंगी, उनको पवित्र संघ में हार्दिक प्रेम से प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होकर रूस, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा ने 26 सितंबर 1815 को पवित्र संघ नामक गुट का निर्माण किया। बाद में इसमें सभी शासक सम्मिलित हो गए, केवल पोप, तुर्की एवं ब्रिटेन के शासकों ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटेन ने केवल मौखिक पवित्र संघ की स्थापना की। इसका नाम पवित्र संघ इस कारण से रखा गया क्योंकि इसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को ही राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 1830 की जुलाई क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा 1830 की क्रांति का महत्व समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1830 की जुलाई क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। 1830 ईस्वी की क्रांति से मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को भारी आघात पहुंचा। 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति के समय प्रतिक्रियावादी दो राष्ट्रों के नेताओं का यह अनुमान लगाया गया कि लुई फिलिप के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का एक गुट संगठित हो जाएगा और गुट के हस्तक्षेप से लुई फिलिप सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रतिक्रियावादी राष्ट्रों को विशेषकर मेटरनिख का यह अनुमान गलत निकला। मित्र राष्ट्रों से मेटरनिख को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। रूस उस समय पोलैंड के विद्रोह को दबाने में लगा था। ऑस्ट्रिया इटली की क्रांति को दबाने में लगा था। प्रसा उत्तरी जर्मनी की क्रांति को शांत करने में फंसा था तथा इंग्लैंड में पामस्टर्न प्रधानमंत्री था, जिसकी सहानुभूति लुई फिलिप के साथ थी। दूसरी ओर फिलिप ने भी यूरोप के निरंकुश राजाओं के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के निरंकुश राजाओं ने फिलिप को फ्रांस का वैध शासक स्वीकार किया। अतः मेटरनिख व्यवस्था को इससे भारी आघात पहुंचा। फ्रेज के शब्दों में फ्रेज ने कहा है, फ्रांस में जुलाई क्रांति की सहसा सफलता का तात्कालिक प्रभाव यूरोप में सर्वत्र अनुभव किया गया। अनुदारवादी भयभीत हो गए तथा उदारवादियों का उत्साहवर्धन हुआ।
तो ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं। यदि आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ पाना चाहते हैं और भी पार्ट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।